गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनुराग सिंह एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जो कि मुगल काल से संबंधित है। कल हमने देखा था मुगल काल से संबंधित प्रथम पार्ट, और आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे मुगल काल से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आ जाइए। आइए देखते हैं बिना किसी देरी के पहला प्रश्न है, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका संरक्षक या रेजिडेंट कौन था। इस प्रश्न को आपने कई बार देखा होगा, लेकिन फिर भी मैंने रख दिया है क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता होगा इस प्रश्न के बारे में, इसलिए मैंने रख दिया है। आइए देखते हैं, अकबर के प्रारंभिक दिनों में उसका संरक्षक या रेजिडेंट कौन था। ए अबुल फजल, बी बैरम खान, सी तानसेन या डी टोडरमल। तो इस प्रश्न का उत्तर जल्दी दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी अर्थात बैरम खान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने हिंदुओं पर लगने वाले धार्मिक कर जजिया, तो जजिया कैसा कर था, धार्मिक कर था, ठीक है, जजिया को समाप्त किया। किसने समाप्त किया, देखते हैं, बैरम खान, औरंगजेब, जहांगीर या अकबर ने। तो अकबर ने इस डी अर्थात अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त किया, ठीक है, लेकिन आगे चलकर औरंगजेब ने फिर से इसको हिंदुओं पर लगा दिया था जब उसका शासनकाल आया। तीसरा प्रश्न देखते हैं, अकबर के शासनकाल में जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितने प्रतिशत अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया। यानी जब्ती प्रणाली के अंतर्गत अकबर के शासनकाल में जो जब्ती प्रणाली शुरू की गई टोडरमल जी द्वारा, तो उसमें कितने प्रतिशत जो उत्पादन होता था उसका भाग सरकार को जाता था, यानी अकबर के राज्य को जाता था। ए एक चौथाई, बी एक तिहाई, आधा भाग या पांचवा भाग। तो इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एक तिहाई, वन थर्ड पार्ट जाता था। वन थर्ड मीन्स करीब करीब, वन थर्ड मतलब 33%। कितना, 33, 33%। ओके, तो ये जब्ती प्रणाली टोडरमल ने शुरू किए थे, जो कि टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे, ठीक है। अगला चौथा प्रश्न है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था। तो पहली जानकारी आपको मिली कि अकबर के दरबार का सबसे प्रसिद्ध संगीतकार कौन था, तानसेन था। अब दूसरी जानकारी आपको कि इसका बचपन का नाम क्या था या इसका मूल नाम क्या था। ए लाला कुलवंत, बी बंदा बहादुर, सी रामतनु पांडे या डी मार्कंडेय पांडे। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें से उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी रामतनु पांडे। लेकिन आपको दो एक एक्स्ट्रा जानकारी मैं बता देता हूं कि जो ए है कला लाला कलावंत, इससे अकबर ने खुद अकबर ने संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है। और बंदा बहादुर जो है रणजीत सिंह के बाद मुगल सत्ता को संभालने वाला, सॉरी, रणजीत सिंह के बाद सिख सत्ता को संभालने वाला व्यक्ति था बंदा बहादुर, ठीक है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, अकबर द्वारा शुरू की गई दीन ए इलाही अकबर ने क्या शुरू किया था, एक नया धर्म अपना शुरू किया था उसने। दीन ए इलाही धर्म का सदस्य कौन बना, पहला सदस्य कौन बना था। पहला सदस्य, एक्चुअली इसमें पहला शब्द लिखना चाहिए था, पहला सदस्य कौन बना था, राजा बीरबल, राजा मान सिंह, टोडरमल या तानसेन। आपने अकबर और बीरबल की ढेरों कहानियां सुनी होंगी, तो उसी में ए है राजा बीरबल। बीरबल जो है वही दीन इलाही धर्म के प्रथम सदस्य बने थे। लेकिन ये दीन इलाही धर्म तभी तक चला जब तक अकबर जिंदा थे। अकबर की मृत्यु के बाद ये दीन इलाही धर्म जो है वो खुद भी समाप्त हो गया। आपको मैंने इससे पहले वीडियो में एक बताया था कि अकबर के दीन इलाही को अकबर की मूर्खता किसने कहा था, वो कहा था विंसेंट स्मिथ ने। आपको पिछले एक वीडियो में देखा होगा आपने, इसलिए पुरानी चीज़ों को भी रिकॉल करवाता चल रहा हूँ मैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का सही जाता है। अच्छा, ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, हिंदी गीतों की रचना का उसको जो है
वो जाता है मतलब उसको जो है एक प्रकार का हिंदी गीतों को उसने लिखा। वो कौन लिखा? एक है ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर और डी शाहजहां। तो आपको मैं बता दूं कि अकबर पढ़ा लिखा, इसका आंसर होगा अकबर। अकबर पढ़ा लिखा नहीं थे, लेकिन उन्होंने लाला कुलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी, और उसी शिक्षा को आगे उन्होंने इम्प्लीमेंट करते हुए हिंदी गीतों को भी लिखा था। ठीक है, और अगला प्रश्न आइए देखते हैं। सातवां है कि जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, उस समय भारत का मुगल सम्राट कौन था? तो ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? 1600 ईस्वी में। कब हुआ? 1600 ईस्वी में। तो आप याद कीजिए कि 1600 के आसपास भारत में किसका शासन था? ए बाबर का, औरंगजेब का, जहांगीर का या अकबर का? तो बाबर का शासन कब कब से कब तक था? बाबर का शासन 1526 से 30 तक था। ठीक है, इसके बाद हुमायूं का शासन आया कुछ समय तक। हुमायूं को फिर 1540 में युद्ध जो हुआ, बिलग्राम का युद्ध, उसमें से भारत छोड़ के जाना पड़ा। तब 5 सालों तक लगातार शेरशाह सूरी के युद्ध था, शासन चल रहा था। फिर अकबर का शासन आया। तो अकबर का जो शासन आया वो 1556 से लेकर 1556 से अकबर का शासन 1556 से 1605 तक चला। कब तक? 1605 तक। ठीक है, तो इनके ही शासनकाल में, चूंकि 1600 ईस्वी में हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, इसलिए डी इन्हीं के शासनकाल में ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब भारत में आई, यानी किसके शासनकाल में आई व्यापार के लिए, तो वो आए थे कब? औरंगजेब के जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, आए थे जहांगीर के शासनकाल में, लेकिन स्थापना हुई थी अकबर के शासनकाल में। अगला 8वां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार का उपाय नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। क्या ध्यान रखना? नहीं है। दाग प्रणाली, मनसबदारी प्रणाली, इक्ता प्रणाली या जब्ती प्रणाली। ठीक है, तो इसमें जो इक्ता प्रणाली है ये अकबर द्वारा नहीं बल्कि इल्तुतमिश द्वारा थी। ठीक है, इल्तुतमिश द्वारा। तो बाकी सारी प्रणालियाँ, चाहे वो दाग प्रणाली हो, मनसबदारी प्रणाली हो या जब्ती प्रणाली हो, अभी तो हमने इससे पहले वाले प्रश्न में देखा ही, दो एक प्रश्न पहले, कि जब्ती प्रणाली के बारे में, जो कि अकबर के समय ही टोडरमल द्वारा शुरू की गई थी। मनसबदारी प्रणाली भी अकबर द्वारा ही शुरू की गई थी, दाग प्रणाली भी। ठीक है, अगला 9वां प्रश्न हम देखते हैं। वह कौन सा मुगल शासक है जो श्री रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी के समकालीन है? यानी तुलसीदास जी और वो एक दूसरे के समकालीन हैं। तो कौन सा है? बाबर, अकबर, औरंगजेब या शाहजहां? तो आपको पता है, मैंने अभी बताया कि अकबर का शासनकाल 1556 से शुरू होकर 1605 तक था। ठीक है, इसी बीच में 1500 आई थिंक 64 के आसपास तुलसीदास जी ने रचना की थी इसकी, रामचरितमानस की। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी अकबर के समकालीन थे तुलसीदास जी। या तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? शाह आलम और फारुखसियर ने, बाबर और जहांगीर ने, और जहांगीर और शाहजहां ने, अकबर और औरंगजेब ने। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप थोड़ा भी समझ सकते हैं पुराने पुराने वीडियोस को देख के, तो आप इस प्रश्न का आसानी से उत्तर खोज सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी। ठीक है, तो एक आंसर तो मिल गया। और जहांगीर ने भी अपनी जो आत्मकथा है वो स्वयं ही लिखा है,
अपने शुरुआती 16 सालों का वर्णन उसमें था उसके। और वो तुजुके जहांगीरी नाम से फारसी भाषा में लिखा। अंतर केवल ये है कि इसका नाम तुजुके जहांगीरी है और इनका तुजुके बाबरी है, यानी बाबर का बाबर नामा है, तुजुके बाबरी। और ये जो है बाबरनामा, ये तुर्की भाषा में है, तुर्की, और ये फारसी भाषा में है। ठीक, याद रखेंगे आप लोग क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं बी के बाद 11वां प्रश्न। चित्रकारी या चित्रकला के लिए अलग कारखाने का निर्माण किस शासक ने करवाया? हाँ, 11वां प्रश्न के लिए मैं इंतजार कर रहा था कि ये प्रश्न आए। आपको बताऊं, ये इस बार के बीपीएससी में आया था, बीपीएससी में। ठीक है, और बीपीएससी के आंसर की के हिसाब से ही मैंने इसका उत्तर दिया है। चित्रकारी या चित्रकला के लिए अलग कारखाने का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बाबर ने, जहांगीर ने, अकबर ने या औरंगजेब ने? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बीपीएससी के अकॉर्डिंग अकबर। ठीक है, अकबर के शासनकाल में अलग चित्रकला के लिए अलग कारखाने की स्थापना की गई। और मैं आपको इसमें अलग थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी दूं तो अकबर के शासनकाल में ही हमजा नामक जो एक ग्रंथ था उन लोगों का, उसका उसका उसके ऊपर चित्रकला बनाने का काम शुरू हुआ, जिसमें करीब काफ़ी सारे चित्रकारों ने भाग लिया। तो अकबर के शासन, इसका आंसर हो जाएगा सी अर्थात अकबर। ठीक है, अगला प्रश्न 12वां देखते हैं। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया? यानी जब भारत में शासन जहांगीर का चल रहा था तो जेम्स प्रथम नाम के जो इंग्लैंड के राजा थे, उन्होंने अपने किस राजदूत को भारत में भेजा? जॉन हॉकिंस, विलियम टॉड, सर थॉमस रो या सर वॉल्टर रेले? जॉन हॉकिंस, ये ए इसका उत्तर है, वो आए थे और इन्होंने करीब 3 सालों तक भारत में जहांगीर के शासनकाल में थे, उसके दरबार में थे, और इनको जहांगीर ने 400 का मनसब भी प्रदान किया था। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध किया? यानी कौन सा मुगल शासक था जिसने तंबाकू के प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया था? मोहम्मद शाह, बाबर, जहांगीर और औरंगजेब? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी अर्थात जहांगीर ने तंबाकू के यूज को प्रतिबंधित कर दिया था। उसमें प्रतिबंध लगा दिया था कि तंबाकू उसके राज्य में कोई तंबाकू का यूज सेवन नहीं करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 14वां, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? यानी आगरा से अपनी राजधानी को दिल्ली कौन ले आया? ए जहांगीर, बी अकबर, सी शाहजहां और बहादुर शाह जफर? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर यदि आपको मालूम है तो जल्दी दीजिए, नहीं मैं बताने जा रहा हूँ। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां इसलिए हो जाएगा क्योंकि शाहजहां ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा से दिल्ली ले आया, और दिल्ली कहाँ पर लाया? वो एक जगह उसने बनवाई, लाल किला और जामा मस्जिद के आसपास की जगह। लाल किला उसने बनवाया और जामा मस्जिद बनवाया। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया, और उस पूरे क्षेत्र को शाहजहानाबाद कहा जाता है। ठीक है, तो यहीं वो ले आया अपनी राजधानी को। 15वां प्रश्न है कि शाहजहां द्वारा बनाए गए तख्ते ताउस 1739 ईस्वी को में कौन हड़प ले गया? ठीक है, शाहजहां ने बनवाया था एक तख्ते ताउस। ताउस मीन्स होता है मोर, यानी मोर के रूप में, मोर की आकृति का एक उसने तख्त बनवाया था, एक सिंहासन बनवाया था। उसको कौन हड़प ले गया? कौन आक्रमण करके हड़प ले गया? ए अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली, बी फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह, सी मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी अर्थात फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह, जो कि 1739 ईस्वी में भारत पर हमला करता है, और जो दीवाने आम में, लाल किला दिल्ली के दीवाने आम में तख्ते ताउस रखा होता है, उसको वो
उसमें चूंकि वो सोने से बना होता है और रत्न जड़ित होते हैं, उसको वो उठाकर ले जाता है। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? आगरा में, जयपुर में, लाहौर में और अहमदाबाद में। आपको मैं बता दूं पहले तो मोती मस्जिद के बारे में। मोती मस्जिद दो हैं भारत में मेन रूप से। एक आगरा के किले में है, जिसको शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन आगरे के किले का स्थापना या उसको बनवाया किसने? उसको बनवाया था अकबर ने। ठीक है। अब दूसरी है लाल किला दिल्ली में, जिसको बनवाया था जहां औरंगजेब ने। ठीक, तो इसका इसका उत्तर, चूंकि इसमें दिल्ली ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका उत्तर ए हो जाएगा, आगरा। यदि दिल्ली ऑप्शन होता तो दिल्ली, इसमें आगरा नहीं होता, और दिल्ली हम लगाते तब वो औरंगजेब ने बनवाया होता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया? संगीत और नृत्य पर कौन प्रतिबंध लगा सकता है? जो कट्टर होगा। कट्टर कौन था इनमें? आप सभी को पता है कि वो औरंगजेब था। औरंगजेब शरिया अर्थात इस्लामी कानून के हिसाब से चलने वाला मुगल शासक था। उसने अपने राज्य में संगीत पर, नृत्य पर, शराब पर, इन सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसका उत्तर औरंगजेब होगा। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ औरंगजेब के बारे में, कि वो स्वयं वीणा का बहुत अच्छा वादक था, बहुत अच्छा बजाता था वीणा। लेकिन वो अपने राज्य में चूंकि शरीयत लागू कर रखा था, इस्लामी कानून, इसलिए उसने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा रखा था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, औरंगजेब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? आजम, कामबख्श, अकबर द्वितीय या फिर मुअज्जम? शासकों में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? अच्छा, इसका उत्तर हो जाएगा डी, मुअज्जम। मुअज्जम जो शाह आलम द्वितीय के नाम से, शाह आलम के नाम से, शाह आलम द्वितीय के नाम से वो शासन पर करने लगा था बाद में, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, डी अर्थात मुअज्जम। ठीक है, 19वां प्रश्न है कि मुगल शासकों की दरबारी या अदालती भाषा कौन थी? मुगल शासकों की दरबारी या अदालती भाषा कौन सी थी? अरबी, उर्दू, फारसी या हिंदुस्तानी? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकते हैं, और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी अर्थात फारसी। अगला प्रश्न है 20वां, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल राजकुमार हिंदू उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया? हिंदू उपनिषदों का फारसी में किसने अनुवाद करवाया है? और उसको हिंदुओं के ग्रंथों में, हिंदू आस्थाओं पर काफ़ी उसे गहरी रुचि थी और उसका विश्वास था, और वो शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। शाहजहां अपनी मृत्यु के बाद उसे ही मुगल सत्ता पर देखना चाहता था, लेकिन उसके छोटे भाई औरंगजेब ने उसको युद्ध में हराकर उसकी हत्या करके कर दी, और उसके पुत्र को भी इसने हत्या करवा दी। तो ये कौन व्यक्ति था? वो व्यक्ति था, मुगल राजकुमार कौन सा था? वो था अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, इन दोनों में से कोई नहीं, तीनों में से। लेकिन इसका उत्तर हो जाएगा डी, दारा शिकोह। दारा शिकोह के बारे में एक बात और, कि दारा शिकोह कोई भी काम जो करता था वो हिंदू पंडितों से विचार विमर्श के बाद करता था, काफ़ी काम। और इसके अलावा दारा शिकोह ने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम है मजमा उल बहरीन, जिसका मतलब हुआ कि दो समुद्रों का मिलन या दो महासागरों का मिलन, मजमा उल बहरीन। तो ये चीज़ याद रखना, क्योंकि ऐसा भी पूछ लेता है कि मजमा उल बहरीन का संबंध किससे है। तो दारा शिकोह जो कि शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा फतेहपुर सीकरी, औरंगाबाद, हैदराबाद या जौनपुर? तो बीबी का जो मकबरा है वो है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। इसको औरंगजेब ने अपनी प्रिय पत्नी के लिए बनवाया था, जिसको मरियम उज जमानी भी कहते हैं। उसके लिए बनवाया था। ये बिल्कुल शाहजहां द्वारा बनवाए गए
ताजमहल की नकल की गई थी, लेकिन ये नकल इतनी बेकार है कि वो शाह ताजमहल के किसी भी कोने की नहीं है। अर्थात ताजमहल से तनिक भी मिलती जुलती आकृति में मिलती जुलती है, लेकिन उसमें आजकल आप देखेंगे तो आप सर्च करके देखिएगा, वो एकदम काला पड़ चुका है। अर्थात बीबी के मकबरे को बीबी के मकबरे को ताजमहल की फुहड़ नकल कही जाती है। ठीक है, औरंगाबाद में है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि 22 ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। याद रखना क्या है, नहीं है, सत्य नहीं है। ए, ये ताजमहल एक भव्य मकबरा है, ये बात सही है। अगला, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ये भी सही है। सी, आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है, सही बात है कि आगरा का किला जो अकबर ने बनवाया था उसके जस्ट सामने ही है शाहजहां द्वारा बनवाया गया ताजमहल। डी है कि उन पर कारीगरों के नाम उत्कीर्ण हैं जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण हैं जिन्होंने इसका निर्माण कराया था, तो ये बात सत्य नहीं है, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा डी। लेकिन इसमें एक चीज है कि जिसने इसमें पच्चीकारी का काम किया है, जिस विद्वान ने, जिस स्थापत्य कला के विद्वान ने पच्चीकारी का काम किया। पच्चीकारी मीन्स होता है कि पत्थर की दीवारों को खोद कर उसमें रंग बिरंगे कलर के पत्थरों को सजाना, जिससे उसकी सुंदरता में निखार आए, उसको बोलते हैं पच्चीकारी। ठीक, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उस पच्चीकार का नाम बस है और अन्य का नाम नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 23वां। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत में 1 रुपए का सिक्का टकसालित किया गया। टकसालित किया गया मतलब छपा। छपा इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि जो छपने का काम होता है वो कागजों का होता है, टकसाल में सिक्के बनते हैं, इसलिए टकसालित किया गया, यहाँ पे शब्द लिया गया है। 23वां प्रश्न है कि किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपए का सिक्का टकसालित किया गया। बाबर के, अकबर के, शेर शाह सूरी के या औरंगजेब के। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात शेर शाह सूरी। 24वां प्रश्न है कि शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है। लाहौर के साथ, मुल्तान के साथ, आगरा के साथ या पूर्वी बंगाल के साथ। आपको पता ही होगा कि जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो शाहजहां शेर शाह सूरी द्वारा बनवाया गया है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये रोड बहुत पहले ही मौर्यों के समय ही बना दी गई थी, लेकिन शेर शाह सूरी ने उसको पक्की तरीके से बनवाया और अच्छी बनवाया। तो ये बनवाया था, ये किसको जोड़ती है, पंजाब को। ये पंजाब को जोड़ती है पूर्वी बंगाल से। ठीक है, तो पंजाब से लेकर पूरा बंगाल तक का एक कॉरिडोर निर्मित किया गया था जो ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अगला 25वां और अंतिम प्रश्न है आज का कि प्रसिद्ध अफगान शासक शेर शाह सूरी की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी। किस युद्ध में हुई थी। चौसा के युद्ध में, कलिंग के युद्ध में, कलिंजर के युद्ध में या बिलग्राम के युद्ध में। देखो, मैंने आपको 2-3 चीजें पहले ही बता दी थी, यदि आपको याद हो तो इस प्रश्न का आसानी से उत्तर निकाला जा सकता है। जैसे कलिंग का युद्ध होगा ही नहीं, क्योंकि ये मौर्य शासक अशोक और कलिंग के शासक के बीच हुआ था, तो ये नहीं होगा। बिलग्राम के युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। कन्नौज, बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। इससे क्या हुआ था कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। हुमायूं इससे भारत देश छोड़ के भाग गया था, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इस समय शासक बन गया था कौन, शेरशाह सूरी। अगला है चौसा का युद्ध भी नहीं होगा, कलिंजर का युद्ध होगा। कलिंजर का युद्ध करते समय एक गोला आके शेरशाह सूरी को लगा और उसकी मृत्यु हुई। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अर्थात कलिंजर का युद्ध। ठीक है, और अगला जो हमारा वीडियो होगा, कल आप लोग मराठा साम्राज्य को पूरा पढ़ के आएंगे। कल हम मराठा साम्राज्य पे क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मराठा साम्राज्य को अच्छे से तैयार करके आएँ ताकि प्रश्नों का अधिक से अधिक उत्तर दिया जा सके सही। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी प्रश्न आपके इन 25 प्रश्नों में सही हुए हों उनको कमेंट करके आप बताएंगे कितने प्रश्न आपके सही हुए। किसी प्रश्न में डाउट हो, किसी प्रश्न में कुछ और जानकारी लेनी हो तो बताइए, कमेंट करके आप लोग बताइए। आज के लिए का सेशन यहीं तक है। ओके, बाय बाय और जय हिंद।